हेलो फ्रेंड्स। यमुना एकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है T20 GS मॉक टेस्ट सीरीज़। इसमें हम 20 जीएस के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए डालते हैं उन क्वेश्चंस पर नज़र। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो इसका सही उत्तर है तीन बार। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में तीन बार मिलता है और गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। और सर्वाधिक जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक एवं सर्वश्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या फिर अथर्ववेद को? तो इसका सही उत्तर है डी, अथर्ववेद को। अथर्ववेद को लौकिक वेद भी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं की स्तुतियों, उनकी प्रार्थनाओं के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद में याज्ञिक अनुष्ठान और कर्मकांडों के बारे में वर्णन है। सामवेद में संगीत और गायनी के बारे में वर्णन है। तो सही इसका उत्तर होगा लौकिक एवं सर्वश्रेष्ठ वेद अथर्ववेद। नेक्स्ट है देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ए है बृहदारण्यक उपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी है छांदोग्य उपनिषद और डी है मांडुक्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे लघु उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। और जो कठोपनिषद है वो जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो वो है यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? तो इसका सही उत्तर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव थे ये पहले नंबर के तीर्थंकर थे। अजीतनाथ थे ये दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी थे वो अंतिम और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो था सांड, अजीतनाथ का जो प्रतीक था वो था हाथी, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो था सर्प या सांप और महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो था सिंह। जो पार्श्वनाथ का प्रतीक था सर्प, उसको यूपीपीसीएस में भी एक साल पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल में, मल्ल में, वत्स में या मगध में? तो इसका सही उत्तर है कौशल में। कौशल एक महाजनपद था उस वक्त जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और मल्ल की राजधानी थी कुशावती। वहीं जो वत्स था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास में है। और मगध की राजधानी थी राजगृह जो कि बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को बना दिया। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जिस जगह पे दिए वो था कौशल। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? सिंहड़ ने, भिल्लम पंचम ने, रामचंद्र ने या विष्णुवर्धन ने? तो इसका सही उत्तर होगा भिल्लम पंचम ने। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। सिंहड़ उस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और रामचंद्र था वो मान लीजिए कि सबसे अंतिम स्वतंत्र शासक था। और रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
और जो विष्णुवर्धन था, ये विष्णुवर्धन जो था वो होयसल वंश का संस्थापक था और होयसल वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट है नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत के वक्त भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड वेलिंगटन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के वक्त भारत का वायसराय था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के वक्त भारत का वायसराय था। और जो लॉर्ड रीडिंग था वो जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 1922 में, उस वक्त जो वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग। लेकिन हमने पूछा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के वक्त भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उसका जो कार्यकाल था 1910 से 1916 तक। तो भाई इसके टाइम पे तो चंपारण का आंदोलन हुआ था। और जो लॉर्ड वेलिंगटन था उसका कार्यकाल था 1931 से 1936 तक। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी भारत शासन अधिनियम 1935। अब नेक्स्ट है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? साबरमती से, डांडी से, सूरत से या चंपारण से? तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती से। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो की थी वो साबरमती से और डांडी तक की जो यात्रा की थी जिसे डांडी मार्च कहा जाता है, तो शुरुआत उसकी साबरमती आश्रम से की थी। और उसका जो यानी इनिशिएटिंग पॉइंट साबरमती आश्रम था और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट था जहाँ पर ख़त्म हुई थी ये यात्रा वो डांडी था। सूरत से ये था नहीं, और चंपारण से तो चंपारण आंदोलन किया था 1915 में, 1917 के समथिंग, शायद 1917 में किया था। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, चर्चिल, दादा भाई नौरोजी या भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, और जिसमें भारतीय अशांति का जनक इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बताया था। दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है धन निकासी का सिद्धांत। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है ओरिजिन ऑफ शूद्राज और इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो ये इंडियन अरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। अब नेक्स्ट है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? डोबर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, हार्मुल जल संधि या बाबल मंदीव? तो इसका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और जो ये डोवर जल संधि है वो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, यानी कि उत्तरी जो सागर है उसको इंग्लिश चैनल से जोड़ती है डोवर जल संधि। और जो हार्मुर जल संधि है वो हार्मुर जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और बाबल मंदेव रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है। तो ये तो हुई ये जल संधियाँ। जो अब जो नेक्स्ट होगा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है? काकेसस, आल्प्स, जूरा पर्वत या रॉकीज? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काकेसस। काकेसस पर्वत ये बिल्कुल तुर्की में स्थित है, लगभग तुर्की से होकर के ये पर्वत स्थित है जो एशिया और यूरोप की इस जगह पर सीमा बनाता है। उधर एक यूराल पर्वत भी है जो कि रसिया को दो भागों में बांटता है। एक तो उसका जो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो यूरोप में पड़ता है और जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है वो एशिया में पड़ता है।
क्योंकि वो इस जगह पे है नहीं, काकेसस है, तो हम काकेसस को मानेंगे। काकेसस और यूराल दोनों ही एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। आल्प्स पर्वत है वो इटली के जस्ट ऊपर है, और जो जूरा पर्वत है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। और रॉकीज पर्वत से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या रॉकीज? तो इसका सही उत्तर होगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट होगा कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? चाइना, भारत, यूएसए या ब्राजील? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करता है। और जो भारत में जो राज्य सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है वो है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति का संबंध किस देश से है? चिली, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या मलेशिया? तो जो मसाई जनजाति है वो दरअसल केन्या में पाई जाती है। मसाई है, हौसा है, तो ये जनजातियां केन्या में पाई जाती हैं। और केन्या अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। चिली ये दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अफ्रीका तो ये बिल्कुल अफ्रीका के सबसे दक्षिण में पड़ता है। और जो मलेशिया है वो जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका हिस्सा है। तो मसाई जनजाति का संबंध किससे है? वो केन्या से। अब नेक्स्ट है, निजता के अधिकार, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 32? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। इसका एक महत्वपूर्ण जो केस था जिसके तहत निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाया गया वो था पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये निर्णय दिया कि भाई निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और जो अनुच्छेद 22 है वो मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया? फजल अली आयोग की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर या तारापुर समिति की सिफारिश पर? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने ये सिफारिश दी कि भाई मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। तो ये फजल अली आयोग था वो नेहरू सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में इसका गठन किया था, जिसने कि अपनी सिफारिश दी थी कि भाई भाषा को भी राज्य के पुनर्गठन का आधार बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कृषि से एमएसपी से संबंधित है, जिसने C2+50 का फॉर्मूला दिया। तारापुर जो समिति है, तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यानी मौलिक कर्तव्यों को जिस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया वो था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 39A? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई परिस्थितियों को अनुकूल होने पर वो धीरे धीरे क्रमिक रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। अनुच्छेद 50 में
कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित निर्देश राज्य को दिए गए हैं कि भई आप ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए। और अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि भाई जो जनता है, जनसाधारण है, उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके, इसका प्रावधान राज्य करे। नेक्स्ट है कि सरकारी आयोग संबंधित था केंद्र राज्य संबंधों से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से या संविधान के आधारभूत ढांचे से। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र राज्य संबंध से। इंदिरा गांधी सरकार ने रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया, जिसने कि केंद्र और राज्य के संबंधों में अपनी सिफारिशें दी। और मूल कर्तव्य से संबंधित जो समिति थी वो हमने अभी बताया कि वो स्वर्ण सिंह समिति थी। और संविधान के आधारभूत ढांचे से जो संबंधित जो वाद था वो था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद से संविधान के आधारभूत ढांचे की उत्पत्ति हुई। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट है 1949 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, के संथानम या हिल्टन यंग। तो इसका सही उत्तर होगा सीडी देशमुख, क्योंकि आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे वो तो थे ऑसबोर्न स्मिथ, लेकिन जब 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उसके बाद जो पहले गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख। हिल्टन यंग ये तो उस वक्त अंग्रेजों की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन अपॉइंट किया था हिल्टन यंग की अध्यक्षता में, जिसने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को जो शक्तियां दी वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। तो हालांकि इसका जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सीडी देशमुख। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, तारापुर समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर या काका कालेलकर समिति की सिफारिश पर? तो इसका सही उत्तर होगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर। यानी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और जो तारापुर समिति थी वो तो हमने पीछे बताया कि भाई तारापुर समिति तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित थी। और जो काका कालेलकर समिति थी वो पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण देने से संबंधित थी। यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, पहले जिसने पिछड़े वर्ग की आरक्षण के संबंध में जिसने सिफारिश दी थी वो था काका कालेलकर आयोग। उसके बाद में फिर जनता पार्टी जो सरकार आई थी उसने फिर बीपी मंडल आयोग का गठन किया था, जिसने बाद में अपनी जो सिफारिश दी थी। तो पहला जो आयोग था पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित वो था काका कालेलकर समिति। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो वो तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।